हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं लेक्चर। हिंदी हिंदी में सबसे पहले व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण या व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो भाषा को लिखने, ठीक है, पढ़ने तथा समझने में सहायक होता है। सहायक होता है, ठीक है। सारा जो पढ़ने लिखने और उच्चारण करने के जो नियम है सब किसी भी भाषा के, वो कहाँ मिलेंगे आपको? उस भाषा की व्याकरण में। तो एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि व्याकरण भाषा का वह शास्त्र है जो किसी भाषा को पढ़ने, लिखने और उच्चारण करने हेतु नियम निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये तो हुई व्याकरण। ठीक, अब शुरू करते हैं हिंदी का सबसे छोटा चीज, वर्ण। हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं? ये क्या है? आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा और कुछ भाषा में होता नहीं है। इसको हम ध्वनि भी कहते हैं कभी कभी। तो क्या है? जो वर्ण को उच्चारण करना है, उच्चारण जो है वर्ण का, उसको हम कहते हैं ध्वनि। और जब ध्वनि को हम लिखित रूप में लिखते हैं, ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वो कहलाता है वर्ण। ठीक है, तो वर्ण का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप जो है वो वर्ण कहलाता है। और बोलने वाला, उच्चारण करने वाला रूप जो है वो आपका ध्वनि कहलाता है। क्लियर? एक और चीज है, नोट कर लीजिए, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अगर पूछे भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई जो कोई अर्थ रखती है, वो होते हैं वाक्य। ठीक है, अर्थ सहित जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, वह है वाक्य। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको सार्थक इकाई नहीं पूछता है तो आपको वर्ण आंसर करना है। अगर सार्थक इकाई पूछता है तो वाक्य आंसर करना है। नेक्स्ट, तो अगर इनका क्रम देखें तो सबसे सार्थक इकाई वाक्य हो गया, उससे छोटी इकाई होती है उपवाक्य, लेकिन वो सार्थक नहीं होता, उसका कोई बहुत अर्थ नहीं होता। उपवाक्य से छोटा होता है आपका पदबंध, उससे छोटा पद, उससे छोटा अक्षर, और उससे छोटा वर्ण। ठीक है, तो ये आपका सार्थक इकाई और ये सबसे छोटी इकाई। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्या? व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है आपका, वो कहलाता है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण भी है आपका। तो वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से है? अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्गों का वर्गीकरण,
ठीक, तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से हैं आपके, जो हिंदी में आपके स्वर हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला री, ए, ऐ, ओ, आओ, ये आपके स्वर हैं। ठीक, ये आपके कितने हैं? 11। 4, 5, 4, 9, 2, 11। व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जितने वर्गीय इसमें व्यंजनों को बांटा है, एक का वर्ग होता है। का वर्ग में क्या क्या व्यंजन आते हैं? का, खा, गा, घा और ना। ठीक, इसको का वर्ग व्यंजन बोलता है, पहले अक्षर के नाम से वर्ग है। इसी प्रकार आपका चा वर्ग, तो चा, छा, जा, झा। ठीक, ऐसे ही आपका टा वर्ग, ता, था, डा, धा, ड़ा। ठीक, उसके बाद ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। फिर पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, तो ये आपके 25 व्यंजन हो गए। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, आगे हम देखेंगे सारे। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से व्यंजन बचे आपके? इनके साथ साथ आपका होता है या, रा, ला, वा। ठीक, फिर शा, 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 हा। ठीक, इसके अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या है? चा, त्रा, ज्ञा और श्री वाला ये। ठीक, फिर द्विगुण व्यंजन कुछ होते हैं, वो आपका डा में नीचे बिंदु और ढा ढक्कन में नीचे बिंदु। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो आपके यहां तक 25, 25 4 29 और 4 33, ये आपके मूल व्यंजन हिंदी में। ठीक है, इसमें अगर संयुक्त व्यंजन मिला लेते हैं तो आपके कितना हो जाएंगे? 37, और दो और ये मिला लेते हैं 39। तो ये आपका स्वर और व्यंजन हो गए। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों को भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, स्वरों को भी अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले मात्रा या उच्चारण काल, मतलब उच्चारण समय के आधार पर। इसके आधार पर आपको स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, फिर आपका दीर्घ स्वर, फिर आपका प्लग स्वर।
ठीक। हर्ष स्वर क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं आपके जिसमें कि आपको बोलने में सबसे कम समय लगे। ठीक है, हर्ष स्वर में क्या है, उसका उच्चारण काल कम होता है, या कहें तो एक मात्रा के बराबर होता है। मात्रा की बात करें तो इसमें एक मात्रा होती है। तो कौन कौन से होते हैं? ये चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला। ये चार आपके ह्रस्व स्वर या इनको लघु स्वर भी बोलते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना थोड़ा। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या है, इनमें दो मात्राएं होती हैं, या कहें तो हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उच्चारण में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जिनमें दो मात्राएं होती हैं? तो बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, आओ हो गया। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके 7 होते हैं। प्लस स्वर क्या है? ये प्लस स्वर जनरली जो हमारे वेद थे उनमें लिखने में प्रयोग होता था। इसमें क्या है, 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है बोलने में। 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। जैसे आपने कहीं लिखा होगा तो ओम लिखते हैं तो ऐसे 3 लिख देते हैं, ओम, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इनको बोलते हैं प्लस स्वर। ठीक है, जनरली हिंदी के लिखने में इनका प्रयोग नहीं होता है। जो वेदों में साहित्य लिखा गया पहले, तब इसका प्रयोग हुआ है। तो ये थे आपके मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण है आपका बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। ठीक है, तो बनावट के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर क्या है? जिनको कि और डिवाइड ना किया जाए, या जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिलकर नहीं बनते हैं, जिनका विभाजन ना हो सके, उन्हें कहते हैं मूल स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? 4 हैं आपके। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषि वाला। ये आपके मूल स्वर है, इनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। संधि स्वर क्या है? संधि स्वर में भी आपके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक कहलाते हैं दीर्घ संधि स्वर और दूसरे कहलाते हैं संयुक्त स्वर। ठीक, दीर्घ संधि स्वर में क्या है कि ये सजाती स्वर मिलके बड़ा स्वर बनाते हैं। जैसे आ प्लस आ मिलके बड़ा आ, ये आपका होगा दीर्घ संधि स्वर। ठीक, ऐसा ही ई प्लस ई मिलके बड़ी, ऊ प्लस ऊ मिलके बड़ा ऊ। तो ये आपके कहलाएंगे दीर्घ संधि स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बना, 2 अलग अलग स्वरों से मिल, जैसे आ और ई मिलके बनेगा ए। ठीक, आ और ए मिलके बनेगा आय, आ और ऊ मिलके बनेगा ओ, और आ और ओ मिलके बनेगा आओ। तो ये आपके 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल ये आपके 7 हो गए। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या थे, बनावट के आधार पर। तो ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, ठीक, ये किसी से मिलकर बनते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर। बोलने में जीभ के प्रयोग के आधार पर, सॉरी, जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर किस तरीके से बांटा गया है स्वरों को? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। अग्रस्वर में क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए जीभ के आगे वाला भाग प्रयोग होता है। जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग होता है। जैसे ई, देखो ई में आपकी आगे वाली जीभ जो है दांतों में लगती है, आगे वाली जीभ को काम करना पड़ रहा है, इसलिए इनको अग्रस्वर बोलते हैं। बड़ी ई, ए, आए, तो ये आपके होंगे अग्रस्वर 4। मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर में जीभ का बीच वाला भाग प्रयोग होता है, उसको काम करना पड़ता है। जैसे आ, ये आपका मध्य स्वर हो गया। पश्य स्वर में क्या है? पीछे जहां से जीभ जुड़ी हुई है उसको काम करना पड़ता है। ये कितने होते हैं? ये 1, ये होते हैं आपके 5। जैसे बड़ा आ, ई तो ये हो गया। ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये आपके 5 पश्य स्वर हो गए। तो अग्र स्वर ई, ए, मध्य स्वर आ और पश्य स्वर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर होंगे। अब आता है होंठ के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। होंठ के प्रयोग के आधार पर होंठ के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है स्वरों को? तो आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, 2 भागों में इसको बांटा गया है। वृत्तमुखी स्वर, तो आवृत्तमुखी क्या है? जिनका उच्चारण करते समय आपका जो होंठ है वो गोलाकार आकृति में नहीं जाते हैं। आवृत है ना, तो व्रत नहीं बनता, मतलब गोलाकार आकृति में नहीं जाते, गोलाकार आकृति नहीं होती है। ऐसे स्वरों को बोलते हैं आवृतमुखी। नाम से ही पता चल रहा है। कैसे? आ, देखिए आ में कुछ गोलाकार नहीं बना, बड़ा आ, ई, छोटी ई, ए, आए, इन सब में आपके होंठ का गोलाकार नहीं हुआ। वृत्तमुखी में क्या है कि होंठ का आकार गोलाकार होता है, बोलते समय ये गोलाकार होता है। जैसे ऊ, देखिए ऊ गोल हो गया, बड़ा ऊ गोल हो गया, ओ, आओ, तो ये आपके होंगे वृत्ताकार। इस सब में इस तरीके से गोल बनेंगे आपके होंठ, इस सब में गोल नहीं बनेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका स्वरों का वर्गीकरण है। कौन कौन सा वर्गीकरण हमने पढ़ा? सबसे पहले उच्चारण काल के अनुसार, उच्चारण काल के अनुसार हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। उसके बाद हमने पढ़ा बनावट के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में पढ़ा हमने दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद हमने पढ़ा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने क्या पढ़ा है? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। उसके बाद होंठ के प्रयोग के आधार पर हमने आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी स्वर। इतने हमने इनके कैसे वर्गीकरण हुआ है स्वरों का ये पढ़ा। अब एक नोट लिख लीजिए,
नोट क्या है? सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं? अब सघोष अघोष क्या होता है ये बाद में बताऊंगा, अभी व्यंजन पढ़ेंगे जब। ये नोट लिख लीजिए, सभी स्वर सघोष होते हैं। ये थी स्वरों की बात, स्वर हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन, तो व्यंजन हमने देखे थे वहां पर, कावर, चावर, तावर, पावर, ठीक है। उसके बाद यारा लावा सा, सा हा, संयुक्त व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, ये सब हमने देखे थे। तो व्यंजन क्या होता है? इनको उच्चारण करने में, इनका उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? इनको उच्चारण करने में सहायता लेनी पड़ती है स्वरों से, ठीक है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका व्यंजन का है, तो ये इसमें क्या है? का ये हलंत वाला है, प्लस इसमें आ स्वर लगा हुआ है। अगर हम आ स्वर हटा लेंगे तो इसका हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक। कभी भी ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक। मान लीजिए ऐसा लिखा है कि, तो ये लिखा हुआ है का हलंत, ये प्योर व्यंजन है। और इसकी मात्रा, ठीक। तो व्यंजन का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वरों का उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो मूल व्यंजनों की बात करें तो कितने हैं? 33 मैंने बताए थे। और अगर इसमें आप द्विगुण व्यंजन भी मिला लेंगे तो आपकी संख्या हो जाती है 35, क्योंकि दो हैं वो, ठीक। अब इनका भी वर्गीकरण देखते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो व्यंजनों को वर्गीकरण के लिए सबसे पहले अवरोध के आधार पर, अवरोध के आधार पर, अवरोध क्या? जो हम बोलते हैं उस वायु का हमारे यहां से लेके, गले से लेके यहां तक कहां अवरोध हो रहा है, उसके आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले है आपका इसमें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जो हमारी वायु निकलती है वो किसी न किसी मुख के विशेष भाग से टकराती है। वायु क्या होती है? किसी न किसी विशेष भाग से टकराती है, किसी न किसी विशेष भाग से टकराती है। वो विशेष भाग क्या है? जैसे तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, ये सब आदि, इन सब से टकराती है। ऐसे व्यंजनों को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो भी देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन में। तो इसमें आपका आता है का वर्ग के सभी व्यंजन, ठीक। फिर आपका चा वर्ग के सभी व्यंजन, फिर टा वर्ग के सभी व्यंजन, फिर ता वर्ग के सभी व्यंजन और पा वर्ग के सभी व्यंजन। तो एक वर्ग में आपके 5 व्यंजन है, तो 25 ये हो गए। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है? ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, इसका एक पार्ट और है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजन ये क्या होते हैं? ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय आपका जो
उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होता है। मतलब कि स्वर बहुत आसानी से बोले जाते हैं, व्यंजन में थोड़ा एफर्ट लगता है, तो इनके बीच का होता है। ऐसे व्यंजनों को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या होते हैं? या, रा, ला, बा। और या और वा को बोलने में इतना कम एफर्ट लगता है कि लगभग इस स्वर के बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए इनको आर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ध स्वर। तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं? या, रा, ला, ब। ठीक। उसके बाद आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं उनको। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है। ऊष्म व्यंजन में क्या है? इसको बोलने में श्वास का इतना घर्षण होता है, जो हवा निकलती है उसका घर्षण होता है। ठीक है। इसी वजह से इनको संघर्ष, मतलब हवा जो है किसी न किसी अपने मुख्य पार्ट से संघर्ष करती रहती है, घर्षण होता है, तो उसमें थोड़ा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। ठीक। क्रम से लिखें तो सा, शा, शा और हा। आप बोल के देखिए सा। सा में क्या है कि आपको छोटा सा एक जीभ और तालू के बीच में एक पॉकेट बनती है, वहां से हवा निकलती है और वो रगड़ती हुई जाती है, जो संघर्ष करती हुई जाती है, तो इसलिए इनको संघर्षी सा, सा, हा। ठीक है। तो ये था आपकी अवरोध के आधार पर। अवरोध के आधार पर हमने 3 पढ़े: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक। ये क्या थे आपके? या, रा, ला, वा। ये क्या थे? वर्गीय व्यंजन जो 25 हैं, कावर्ग वाले, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। और ऊष्म व्यंजन है आपके सा, शा, शा, सा और हा। तो यही क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं। व्यंजन एक दिए होंगे, पूछेंगे कौन सा व्यंजन है, या 4 व्यंजन दिए होंगे और पूछ लेंगे इसमें से स्पर्शी व्यंजन कौन है, या अंतस्थ व्यंजन कौन है, या ऊष्म व्यंजन कौन है। यह हुआ आपका अवरोध के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद आपका अगला वर्गीकरण है प्राणत्व के हिसाब से। प्राणत्व के आधार पर। ठीक है। प्राणत्व क्या होता है? प्राणत्व पहले समझ लीजिए आप। प्राणत्व होती है जो बोलने पर वायु मुख से बाहर आती है, उसको बोलते हैं प्राणत्व। ठीक है। क्या होती है? वायु जो मुख से बाहर आती है। उसको बोलते हैं प्राणत्व या प्राणत्व। ठीक है। प्राण वायु बोलते हैं ना, वही है ये। अच्छा, तो अब इसको 2 भागों में बांटा गया प्राण के अनुसार: अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है? अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, तो उच्चारण में कम वायु निकले, उच्चारण में कम वायु निकले।
ऐसे व्यंजनों को बोलेंगे या स्वरों को अल्प प्राण। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, कम वायु निकले। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? उदाहरण अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, घा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे का, खा, खा में आपका ज्यादा वायु निकलेगी। गा, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ प्रत्येक वर्ग का। जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग में वही है, पा वर्ग में। और उनके अलावा तो अगर हर वर्ग में 3 मिलेंगे तो 15 ये हो गए, 5 वर्ग हैं हमारे। उनके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा, वो भी आपके अल्प प्राण व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन 4 हुए, कौन कौन से? या, रा, ला। इस तरीके से आपके 19 अल्प प्राण हैं, 19 आपके अल्प प्राण हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, और साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? यारा, लावा। और प्रत्येक वर्ग का आप जानते हैं, लिख सकते हैं। जैसे पहला मैंने का वर्ग का लिख के बताया, का, गा और ये। अब महाप्राण की बात आती है। तो महाप्राण क्या है? जिनमें उच्चारण में अधिक वायु निकले, इसमें कम वायु, इसमें अधिक वायु। कौन कौन से होते हैं? इसमें प्रत्येक वर्ग का सेकंड और फोर्थ अक्षर, सेकंड और फोर्थ वर्ण, सेकंड और फोर्थ वर्ण। जैसे का वर्ग में ही बात करें तो क्या हो जाएगा? खा और घा। अब का और खा में आप बोल के देखिएगा, खा बोलने पर ज्यादा वायु निकलेगी आपसे, आप अनुभव कीजिएगा बोल के। का, खा, का, खा, हाथ लगा लीजिएगा। का बोलिएगा, हाथ में कितना वायु का थ्रस्ट पड़ता है, खा बोलिएगा कितना थ्रस्ट पड़ेगा। ठीक, तो ये है आपका अधिक वायु निकलती है, इसलिए इनको महाप्राण बोलते हैं। उनके साथ साथ आपके ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं अभी बताए थे मैंने? सा, शा, शा और हा। ठीक, तो ये हो गया कोई प्राणत्व के आधार पर। अब आप बोलेंगे सर कैसे हम याद करेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा? तो इतना याद कर लीजिए, जैसे अल्प, अल्प प्राण है ना, जैसे आपके पास अल्प प्राण आया दिमाग में तो आ, ल, प, इसको गिन लीजिए, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है? ऑड नंबर है टोटल। तो इसमें समझ लीजिए ऑड आएंगे, तो ऑड क्या होंगे? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। वर्ग में 5 ही अक्षर होते हैं, तो ये आपका, इससे आप गैस कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं कि अल्प में 3 है, ऑड है, तो ऑड ही इसमें एग्जाम्पल होंगे, जैसे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ण। उसके अलावा ये आप याद कर लीजिए कि इसमें अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में भी बहुत कम वायु निकलती है। या, रा, ला, वा बोल के भी देख सकते हैं। अगर कभी कंफ्यूजन हो और पेपर में आ जाए तो सब अल्प प्राण महाप्राण पूछो तो सबको बोल बोल के हाथ सामने रखिएगा। तो जिसके बोलने से हाथ पर ज्यादा वायु आए, थ्रस्ट पड़े, वही समझ लीजिए महाप्राण है। ठीक, अब अगला वर्गीकरण देखते हैं इनका। अगला वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर घोषत्व क्या होता है? घोषत्व क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन।
स्वर तंत्रियों में कंपन। घोषक के आधार पर आपका एक होता है सघोष व्यंजन, एक होता अघोष व्यंजन। सघोष को आप घोष व्यंजन भी बोलते हैं कभी कभी। तो सघोष व्यंजन क्या हुआ? जिसमें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसमें कंपन होगा। और अघोष क्या है? जिसको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। तो सघोष आपका होता है प्रत्येक वर्ग का, जो सघोष है आपका प्रत्येक वर्ग का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण। जैसे का वर्ग की अगर बात करें, का, खा, गा, घा, रा, ये आपके होंगे सघोष। और अघोष क्या है? प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट और सेकेंड। जैसे का वर्ग की अगर बात करें तो का और खा, सेम सारे वर्गों में एप्लीकेबल होगा, ठीक। और आपका सघोष में अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, सॉरी अघोष में अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे, या, रा, ला, वा। और इनके अलावा एक और होता है हा, ठीक। प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट एंड सेकेंड और या, रा, ला, वा, हा, ये हो गए आपके। सॉरी, ये आपके अघोष है। अघोष में आपका सेकेंड एंड, हाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड, और साथ में उस व्यंजन के सा, शा और शा, इतना आएगा। और आपका सघोष में या, रा, ला, वा, और यहाँ जो बच गया था हा, ये एडिशनल आएंगे, ठीक। तो सघोष में क्या है? जिनमें की स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और साथ में अंतस्थ व्यंजन और हा, ठीक है। अघोष में क्या है? प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट, सेकेंड और उस व्यंजन के 3 अक्षर आएंगे, शा, शा और सा। अब अगला है आपका उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर अब देखिए, एक बार पहले फिगर उतना अच्छा मुझसे बनेगा नहीं, लेकिन कोशिश करता हूं। ये किसी आदमी का फिगर है, मान लीजिए इधर ये आपका बोलने वाला नली है, ठीक। तो ये जो होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कंठ। हमारा कोई भी बोलने का शुरुआत होती है कंठ से, ठीक है। कंठ के बाद आपका होता है जहां पर जीभ जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं तालु। उसके बाद होता है मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा। उसके बाद आपका दंत, तो जानते ही हैं आप, और दंत के बाद ओठ, ठीक। मेनली ये 5 पार्ट हमारे जो बोलने में प्रयोग होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के, वो ये हैं। तो सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर ओठ। तो इसी के आधार पर हम एक ट्रिक, मतलब एक लिखने का तरीका, याद करने का तरीका भी बनाएंगे, ठीक है। बोल के तो देखेंगे ही, बोल के जिनको नहीं समझ में आता वो ये तरीका सीख लें। सबसे पहले क्या आता है? कंठ, तो कंठ लिख लिया।
फिर आता है तालु, तो तालु लिख लिया। ठीक, फिर आता है मूर्धा, तो मूर्धा लिख लिया। फिर आता है दंत, तो दंत लिख लिया। फिर आता है ओष्ठ, तो ओष्ठ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पहले आता है का वर्ग, फिर आता है आपका चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो जितने का वर्ग के व्यंजन है वो सब कंठ व्यंजन कहलाते हैं, कंठ से उनका उच्चारण होता है। चा वर्ग के जितने व्यंजन है वो तालु व्यंजन कहलाते हैं, उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। टा वर्ग के व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और ता वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान दंत होता है। और पा वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। बोल के देखते हैं आप, कंठ है तो मतलब यही आएगा, बाकी किसी मुख्य और पार्ट में आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा ये बोलते समय। बोलिए का, खा, गा, घा, तो देखिए आपकी आवाज बस यहीं से निकल रही है, यही कुछ फील होगा कंठ में। तो ये आपके कंठ व्यंजन हो गए। जैसे तालु, तालु क्या है, जहां से जीभ जुड़ी है वहां से आपको एफर्ट देना पड़ेगा ये बोलने के लिए। चा, छा, जा, झा, तो ये हो गया तालु। मूर्धा, मूर्धा क्या है, ये वाला पार्ट, जीभ के जस्ट ऊपर वाला पार्ट हल्का सा, तो उसे मूर्धा बोलते हैं। टा, तो जीभ देखिए वहीं जाके लगती है, ठा, डा, ढा, तो ये कहलाते हैं मूर्धा। दंत में ता बोलिए, ता आपकी जीभ जो है दांत में जरूर छुएगी, नहीं तो ता नहीं बोल सकते हैं आप। ता, था, दा, धा, तो देखिए ऊपर वाले दांतों में जीभ छू रही होगी, ता, था, दा, धा, तो इसलिए इनको बोलते हैं दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन क्या है, आपको इसको बोलने के लिए होठ की आकृति बंद होगी, खुलेगी, होठ का एफर्ट लगेगा। पा, देखिए पा, जैसे होठ बंद होते खुलते हैं तब पा निकलता है, खुले हुए होठ में आप पा नहीं बोल सकते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, हर में होठ बंद हो रहा खुल्ला, बंद हो रहा खुल्ला, तो ये आपके ओट्स व्यंजन। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा जो मैं बता रहा हूँ, कुछ मत कीजिए, आप ये देख लीजिए कि कंठ यहाँ, तालु यहाँ, कंठ के बाद तालु के बाद मूर्धा के बाद दंत के बाद ओष्ठ, ये पाठ याद कर लीजिए। उसके बाद ये पाठ लिख लीजिए आप, क्लियर। फिर यहाँ से आप वर्ग लिख लीजिए, तो ये लिख लिया आपने, तो ये हो गए आपके, तो 25 का तो आपका सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, और आपका बचा स्वर। स्वर का भी उच्चारण स्थान लिखना, तो स्वर आप लिख लीजिए आ, ई, ए, एक ऋषि का री होगा, और ओ और ओ, क्लियर। तो देखिए स्वर कहां से स्टार्ट, पहले ये दो स्वर हुए आपके, तो ये दोनों जाएंगे तालु। ठीक है, बोलने से आप पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, नहीं पकड़ पा रहे हैं तो सॉरी, ये जाएंगे आपके कहाँ, कंठ। सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, कंठ। जैसे का वर्ग सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो कंठ पे गया, ऐसे ये भी कंठ पे जाएंगे, तो कंठ में और क्या हो गया, आ और आ। ठीक, एक और बस आपको ये याद रखना, हा जो है वो भी आपका कंठ व्यंजन है। ठीक, उसके बाद ई और ई, बड़ी ई, ये सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर में तालु है, तालु में जाएंगे ये ई और बड़ी ई। ठीक, इसमें कोई याद करने की दिक्कत नहीं है, बस यहाँ ये याद रखना है कि या और शा भी आपका तालु है। अब टा वर्ग में क्या, अब आया आगे आया ऋषि का री, री, तो ये भी आपका मूर्धा से उच्चारित होता है। अब बचे आपके पास ए और ओ। ये मैंने बताया था ये आपके क्या है, संयुक्त स्वर है ना। तो ए किससे बनता है वो देख लीजिए आप, ए बनता है आ और ई से, छोटी ई, आ और ई से। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो ये दोनों मिलके इसका उच्चारण देंगे, तो ये इसको बोलते हैं कंठ तालु व्यंजन। तो ए और ए दोनों कंठ तालु व्यंजन हो गए। अब आते हैं ओ पर,
ओ किससे बनता है? आ और ऊ। ठीक, इसमें ऊ छूट गया ना, अभी आएगा ऊ और ऊ। तो ऊ देखो क्या बन रहा है, ऊ दांत गोल हो रहा है, वो होंठ गोल हो रहा है, तो ये होता है ओष्ठ। ऊ और ऊ होता है ओष्ठ। तो यहां आपका कंठ से बनेगा, ये बनेगा ओष्ठ से। तो ये क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ व्यंजन। ओ और औ, ये कंठोष्ठ स्वर, सॉरी व्यंजन नहीं, स्वर। तो ये आपके हो गए ऊ और ऊ ओष्ठ, ई और ई तालु, और आ कंठ। ठीक है, शा, शा और शा, ये लिख दीजिए ऐसे। तो आपका ये सा हो गया मूर्धा, ये सा हो गया दंत। इस तरीके से अगर तालु व्यंजन, अगर आप तालु देखें आप, तो आपका चा वर्ग, ई, या और सा, ये होंगे। और बचे हुए स्वर देखिए कितने कवर हो गए, आ ई, ऋषि री, ऊ। बचे ए, और ओ। तो ये संयुक्त होते हैं, तो संयुक्त ही बोले जाएंगे। कंठ तालु की सहायता से ये बोले जाएंगे, और कंठ ओष्ठ की सहायता से ये बोले जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनका उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं। ये परीक्षा में पूछता है। जिनको बोलने से समझ में आ रहा है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बनाने का मैंने तरीका बताया। सबसे पहले आप जो हमारे शरीर में है उनका क्रम लिखिए। तो सबसे पहले कंठ लिख लीजिए, फिर आप तालु लिख लीजिए, फिर आप मूर्धा लिख लीजिए, फिर आप दंत लिख लीजिए और ओष्ठ लिख लीजिए। फिर आपके जैसे व्यंजन चलते हैं, तो का वर्ग लिख लिया, चा वर्ग लिख लिया, टा वर्ग लिख लिया, ता वर्ग लिख लिया और पा वर्ग लिख लिया। आप ना एग्जाम में ये लिख ही लीजिएगा कहीं रफ में, तो तुरंत आपके एक दो क्वेश्चन होंगे, इससे देख के आप तुरंत कर लेंगे। ये हो गया व्यंजन की बात। उसके बाद स्वर में सबसे पहले आ लिख लो यहाँ पर, फिर ई लिख लो, फिर ऋषि का री लिख लो, और ऊ पता है आपको कि ओष्ठ में जाएगा, तो ऊ और ऊ लिख लो। ये हो गए। बस बचे क्या, पहले में हा लिख लो। बस ये याद रखना है, हा और या और शा, ये शा लिखेंगे तो फिर ये पूरा सात तीनों में लिख दो, और इस तरीके से आपके बन जाएंगे। आपको याद रखना है ये वाला पोर्शन, केवल याद रखने वाला ये वाला पोर्शन है, बाकी मैंने सब सिस्टमेटिक बता दिया है। ठीक, आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को सबको। ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।